सो हेलो एवरीवन। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अमेजिंग चल रही होगी। एंड इस मोमेंट पे अब हमें काफ़ी डर भी लग रहा होगा बिकॉज हम एग्जाम से काफ़ी नज़दीक है। सो डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हम करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस, द लास्ट मोमेंट राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ। देखो, फाउंडेशन में लॉ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स को आंसर लिखने नहीं आते। जेन्युइनली इफ आई टेक 100 स्टूडेंट्स एंड आस्क देम ना, तो उसमें से 98 स्टूडेंट्स मेरे को प्रोविजंस तो बता देंगे कि लॉ का कंटेंट क्या है। बट द ओनली प्रॉब्लम, इवन 60 आउट ऑफ दोज 98 और 70 आउट ऑफ दोज 98 वुड बी कि सर लिखें कैसे, वो नहीं पता। करेक्ट। सो वही हेल्प करने आज मैं हूँ लास्ट मोमेंट पे। सर इतना लास्ट मोमेंट पे क्यों, पहले क्यों नहीं? बिकॉज देखो, पहले आपको जितनी मेहनत जिस तरीके से प्रिपरेशन करना था आपने कर लिया। ये दिस इज कॉल्ड द लास्ट मोमेंट, राइट? द लास्ट मोमेंट पे मैं आया हूँ आपके साथ आखिरी अस्त्र लेके, यानी कि अभी तक जो किया कर लिया, अगर नहीं भी हुआ ना, अब बस ये कर लो तो भी काम बन जाएगा। यानी अभी तक अगर आपने लॉ कुछ भी नहीं लिखा है तो भी आप अगर मेरे साथ ये सेशंस देख लोगे इस मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे, तो भी आपका काम बन जाएगा। आर वी क्लियर? चलो। सो आज हम करने वाले राइटिंग प्रैक्टिस का डिस्कशन। राइटिंग प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मैं आपके साथ। सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बैठ के लिखने वाला हूँ, राइट? और मेरे साथ साथ आपको भी क्या करना है, ट्राई करें। देखो, आपके लिए आइडियल सिचुएशन क्या होगी इसमें, आपको क्या करना है इस वीडियो के टाइम पे। मैंने क्वेश्चन रीड किया, आप भी रीड किए मेरे साथ, मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, आपने सुना। अब जब मैं आंसर लिखना चालू कर रहा हूँ ना, आइडियली आपको क्या करना चाहिए, इफ यू वांट दिस टू बी मोर इफेक्टिव एंड आपके अकाउंट्स वगैरह की तैयारी प्रॉपर हो गई हो, तो आपको क्या करना चाहिए, अब इस वीडियो को पॉज कर दो एंड आप अपना आंसर लिख लो। जब तक मैं अपना आंसर लिख रहा हूँ आप अपना आंसर लिख लो। फिर प्ले करो एंड मैं जब आंसर लिखूं उससे टैली कर लो कि मेरे और आपके आंसर में कितना फर्क है, राइट? या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले ये पूरा वीडियो आप 1.5x 2x में देख लो। बिकॉज देखो, जहां पर आंसर लिख रहा हूं उसको तो आप 2.5x भी कर सकते हो, बिकॉज वो काफी स्लो रहेगा, राइट? सो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद पहले मैंने सारे लिख लिया, आप ये सारे गो थ्रू कर लो, उसके बाद आप लिख के प्रैक्टिस कर लो। या फिर अल्टरनेटिव भी कर सकते हो कि एक आंसर मेरे साथ लिखा है, एक आंसर आपने खुद लिखा। सो यू विल हैव टू टेक अ कॉल फॉर योर सेल्फ कि आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगती है। सर हमें नहीं पता, आप बता दो क्या करना चाहिए। देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट यही है कि जिस टाइम पे मैं लिख रहा हूँ आप भी वीडियो पॉज करके अपना लिखो एंड फिर आपका होने के बाद वीडियो को रिज्यूम कर लो, थोड़ा सा आगे बढ़ा लो एंड आंसर टैली कर लो। करेक्ट। चलो, बट ये कब करना, 10-12 आंसर होने के बाद करना पड़े। 10-12 आंसर आप मेरा सिर्फ सुनो कि मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे लिखना है। करेक्ट। चलो। सो सर आप हमें कौन से आंसर्स कराने वाले हो, ये क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे? सो देखो, ये मेरी एक बुक है आखिरी अस्त्र नाम की, ये सारे क्वेश्चन मैं इसमें से कराऊंगा, राइट? आखिरी अस्त्र नाम की बुक है। आपके पास अगर फिजिकली ये बुक है तो अच्छी बात है, कुछ इस तरह की बुक दिखती है, राइट? इस तरह की A5 साइज की बुकलेट है। अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात है, ऐसी बुक दिखेगी आपको। अगर आपके पास आखिरी अस्त्र का ये वाला ही एडिशन चाहिए, पिछला एडिशन होगा तो नहीं चलेगा। देखो, पिछला एडिशन कुछ ऐसा दिखता था, सो ये एडिशन नहीं चलेगा, ये एडिशन चाहिए हमें, राइट? ये वाला एडिशन चाहिए आखिरी अस्त्र का। चलो। सो करंट एडिशन चाहिए हमें, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये वाला एडिशन चाहिए हमें। इस एडिशन में जब आप जाओगे, सो पेज नंबर 3 में आपको मिलेगा लॉ चालीसा, राइट? एंड जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके उन्हें मालूम है, मैं लॉ चालीसा रिलीज करता हूँ हर अटेम्प्ट में, जहाँ पे मैं कुछ केस स्टडीज डिस्कस करता हूँ आपके एग्जाम्स के, राइट? इस बार मैं लॉ चालीसा को डिफरेंट तरीके से कराने वाला हूँ। इस बार मैं आपको इसको लिखवा के प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, राइट? सो लॉ चालीसा, यहाँ पे हम 40 केस स्टडीज है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी नई केस स्टडीज मैंने क्यूरेट की है कंसिडरिंग द व्यू पॉइंट ऑफ आईसीआई इन द रिसेंट अटेम्प्ट्स। अभी रिसेंट अटेम्प्ट्स में आईसीआई का जो व्यू पॉइंट रहा उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारे केस स्टडीज को क्यूरेट किया है। नाउ सुनिए मेरी बात। सो लॉ चालीसा अगर आपके पास ये फिजिकली बुक है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे आपको इस पूरे आखिरी अस्त्र का पीडीएफ मिल जाएगा। इसी आखिरी अस्त्र के अंदर पेज नंबर 3 से चालू होता है लॉ चालीसा। करेक्ट। चलो। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्या बोलता है। मिस्टर वीजी एंड मिस्टर पीजी वर ट्रेडिंग इन अनलिस्टेड शेयर्स फॉर लास्ट 7 years। कोई इशू नहीं, लास्ट 7 years से हम मिस्टर वीजी और मिस्टर पीजी शेयर्स खरीद रहे थे। दे यूज टू बोरो फंड्स फ्रॉम ईच अदर वेन एवर रिक्वायर्ड फॉर एनी ट्रेड। पैसों की कमी होती है, वो एक दूसरे से पैसे ले लेते थे। विद इन अ वीक्स टाइम दे यूज टू रिफंड द मनी टू ईच अदर एज पर सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। दे वर फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस फॉर लास्ट 5 years। कोई इशू नहीं था, पिछले 5 साल से ये चल रहा था, जब भी रिक्वायरमेंट हो पैसों की वो एक दूसरे से ले लेते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। On 25th January 2025, Mr. PG wants to buy 20,000 shares of an unlisted company at the rate 500 each, but due to insufficiency of fund, he asked Mr. VG for 40 lakh rupees.
सो मिस्टर पीजी ने वीजी से 40 लाख रुपीज बोरो किए. नाउ Mr. VG transferred 40 lakh to PG. After about 3 months, Mr. VG reminded that Mr. PG had not refunded 40 lakhs to him till then. जो 40 लाख रुपीज आपने लिया था ये अभी तक आपने रीपे नहीं किया, इसका रिमाइंडर दिया हमने. चलिए आगे देखते हैं. He asked him to pay back his money and Mr. PG told him that he was trying very hard to sell the shares at a reasonable price of 10% more than the price at which he bought these shares, but was unable to do so due to the market condition. देखो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें हैं, काम की बातें एक भी नहीं आई है. सो ऐसे इन्फॉर्मेशन जो होते हैं ना, इनसे हमें बच के रहना है. देखो ऐसे इन्फॉर्मेशन को हमें क्विकली रीड करके आगे बढ़ना है, बिकॉज ये सिर्फ एग्जाम में हमारा टाइम किल करते हैं. He asked Mr. VG to sell his shares on behalf and authorized him to appropriate the payment of the loan amount of 40 lakhs with interest out of the sale proceed. यहां से मेन काम की इंफॉर्मेशन चालू हुई है. मिस्टर पीजी ने मिस्टर वीजी को बोला आप मेरे शेयर्स बेच दो एंड जो पैसे आएंगे ना उससे अपना लोन पहले सेटल कर लेना. सो बेसिकली मिस्टर पीजी ने वीजी को एजेंट बना दिया. राइट, VG ने भी अग्री कर लिया. एंड आफ्टर अबाउट 15 days when market started recovering, PG denied and revoked the authorization by saying that he would sell his shares himself. With reference to provisions of Indian Contract Act, whether the revocation of the said agency by Mr. PG was lawful, the answer is no. बिल्कुल भी नहीं, लॉफुल है ही नहीं ये रिवोकेशन. सो बेसिकली आपने पहले एजेंसी क्रिएट की, राइट, एंड ये एजेंसी कैसी थी? ये एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट थी. मैंने आपको बताया है कि जहां पर भी एजेंसी में एजेंट्स पर्सनली इंटरेस्टेड हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट. करेक्ट. एंड एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट में जहां पर पर्सनल इंटरेस्ट आता है वहां पर वो एजेंसी रिवोकेबल नहीं होती, ये रिवोकेबल ही रहती है. करेक्ट. सो सेक्शन 202 का ये क्वेश्चन है. सो विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 वेदर द रिवोकेशन ऑफ सच एजेंसी बाय मिस्टर पीजी वाज लॉफुल, द आंसर इज नो. राइट. चलो अब इस आंसर को हम लिखेंगे कैसे देखते हैं. आइए. सबसे पहले हम प्रोविजन लिखेंगे. सो एज पर सेक्शन 202 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन एनी एजेंसी इज क्रिएटेड coupled with interest, the same can't be cancelled or revoked without any express terms in the contract of agency. Even death or insolvency won't affect the legal status of such contract of agency. ये हो गया मेरा प्रोविजन पार्ट. इतना प्रोविजन लिख दूंगा तो भी सफिशिएंट है. करेक्ट. देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जो ये इंस्टीट्यूट के आंसर है बाय द वे, इंस्टीट्यूट के आंसर जो इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ सजेस्टेड आंसर रहते हैं, बेसिकली वो सिर्फ हिंट्स रहते हैं. आप सिर्फ वो लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. राइट. चलो. सो एजेंसी coupled with interest is an irrevocable agency. ये इतना हो गया मेरा कंप्लीट प्रोविजन. करेक्ट. अब मैं फैक्ट्स लिख लेता हूं. फैक्ट्स मैंने आपको पहले भी बताया. देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क प्रोविजन के, 2 मार्क एनालिसिस के, 1 मार्क फैक्ट का, और कंक्लूजन फ्री का. कंक्लूजन में कोई मार्क्स नहीं मिलते, फिर भी हमें लिखना चाहिए ताकि चेकर को एक बेटर एनालिसिस मिलती है.
मैंने पहले भी बताया, एनालिसिस इज सॉरी कंक्लूजन इज लाइक फाइनल आंसर ऑफ मैथ्स के। अगर फाइनल आंसर चाहिए तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ऊपर के स्टेप सही किए होंगे। ये एक माइंडसेट चेकर लेके चलता है, करेक्ट। सो अब जो फैक्ट्स हम लिखेंगे उसे हम कोशिश करेंगे कम से कम वर्ड्स में लिखने का, कम से कम वर्ड्स में हमारा फैक्ट्स आ जाना चाहिए, राइट। तो फैक्ट में क्या है, देख लो। पीजी, सबसे पहले लोन दिया वीजी ने पीजी को, करेक्ट। सो देखो, मिस्टर वीजी, सॉरी, यस, मिस्टर वीजी furnished loan worth rupees 40 lakhs to Mr. PG, and also at a later stage Mr. PG authorized Mr. VG as his agent to sell the shares and settle the amount of loan from the sale proceeds, correct। now इसके बाद later on Mr. PG wants to terminate the agency assigned to मिस्टर विच। यही हो रहा है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब हमें लिखना है एनालिसिस। हियर एज पर above mentioned provisions we can comment that the revocation of agency by Mr. PG is invalid, as Mr. VG was having personal interest in the object of agency, making the contract of agency between Mr. PG and Mr. VG an agency coupled with interest. So the agency between them becomes irrevocable agency, and even death or insolvency won't affect the legal status of agency between PG and VG. Thus, the decision of Mr. PG
to revoke the agency of Mr. VG at a later stage to recover to sell the shares and recover his money is not tenable under the provisions of Indian Contract Act 1872। सो देखो ये हो गया हमारा प्रोविजन फैक्ट्स एंड एनालिसिस एंड फाइनली अब हमें लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन जैसा मैंने ऑलरेडी बताया सिर्फ एक लाइन का होगा, हेंस। देखो अब प्रोविजन एनालिसिस हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछेंगे। क्वेश्चन लास्ट में क्या बोला है, whether the revocation of said agency by Mr. PG was lawful, hence the revocation। सिर्फ एक लाइन का कंक्लूजन होना चाहिए या मैक्सिमम दो लाइन का, ऑफ एजेंसी बाय मिस्टर PG is not lawful। करेक्ट। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। राइट, चलो सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A and B are partners in Messrs A, B and Company. Firm is doing business of trading of plastic bottles। कोई इशू नहीं है इतनी बात में। A is authorized to sell the stock of plastic bottle and it was decided between them that A should sell the plastic bottle at a minimum price which they have decided, and if A sells at a price less than the minimum price he should first take permission of B। कोई इशू नहीं है, ए एंड बी मिलकर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, जो अपने एक मिनिमम प्राइस डिसाइड किया कि इस प्राइस से कम में हम सेल नहीं करेंगे, ए को उससे कम में सेल नहीं करना है, ए को अगर उससे कम में सेल करना है तो पहले बी का परमिशन लेना पड़ेगा। Now, due to sudden change in government policy, the price of plastic bottles were continuously declining. To save the firm loss of firm, A sold the stock at lower price. Meanwhile, A tried to contact B but could not do so, as B was in foreign trip. Afterward, B came. He filed the suit for recovering the difference of sale price and minimum price of to the firm. Whether B can do so under provisions of Indian Partnership Act, the answer is no. Sir, why? देखो ये क्वेश्चन है अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का। सो नॉर्मली एक पार्टनर की कितनी अथॉरिटी थी, जितनी उसे असाइन की गई है, बट इमरजेंसी सिचुएशन में उसके पास सारी अथॉरिटी होती है एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। यानी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में एक पर्सन अगर वो सिचुएशन उसकी खुद की होती तो जो एक्टिविटी करता वो सारे एक्टिविटी करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी पार्टनर को भी है। बस ध्यान रखना दोज एक्टिविटी शुड बी टू सेव द फर्म फ्रॉम द लॉस। करेक्ट। एंड ध्यान रखना ये इस केस में आपको बाकी पार्टनर से बात करने का यानी यानी या फिर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको अथॉरिटी दे रहा है उस पार्टनर से बात करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होना चाहिए, एंड या फिर आपने उससे बात करने की कोशिश की उससे बात ना हुई हो। करेक्ट। सो इमरजेंसी सिचुएशन में उतनी आपकी अथॉरिटी हो जाएगी। करेक्ट। चलो सो देखते हैं इस आंसर को हमें कैसे लिखना है। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप्स एक्ट 1932, all partners are having the right to be indemnified for all expenses that they incur for the firm
within their authority or which they incur as a man of ordinary prudence in case of emergency as he would have acted for his own in the similar circumstances. However, the action should be for saving the firm from the losses and there should not be sufficient time to contact with other partners or the contact was not possible. करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा प्रोविजन. ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द गिवन केस, अब हम लिखेंगे फैक्ट्स. सो हियर इन द गिवन केस क्या नाम है, ए एंड बी. A and B are partners of A, B, and company, whereby they are dealing in plastic bottles, and it was decided that A would not sell the bottles below the minimum agreed price before परमिशन फ्रॉम बी. बी से परमिशन लेके बेच सकते हो, उसके पहले आप कम प्राइस में नहीं बेच सकते, नॉर्मल प्राइस में बेचो. करेक्ट. एंड ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, A sold the bottles for lesser price to save firm from losses. However, B was not contactable as he was on a foreign trip. So ये हो गया आपका फैक्ट्स. नाउ
Going forward with analysis, as per above mentioned provisions, we can conclude that the action of A was in line with the provisions of section 13, as he sold bottles below minimum selling price to save the firm from losses. And since it was emergency situation, as the prices were falling due to sudden change in government policy. So A was allowed to take action as he would have taken for himself as a man of ordinary prudence for himself in the similar circumstance. Correct? And would not be personally liable for such action, and the firm will have to compensate A for such action. And finally, the conclusion, hence, B can't file a suit to recover losses from A. करेक्ट. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल्ड आंसर, प्रोविजन, फैक्ट, एनालिसिस, कंक्लूजन. अच्छा, एक बात बता दूं, मैं ये 4 अलग अलग कलर के पेन से लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना. आपको एग्जाम में सिर्फ एक ब्लैक पेन से लिखना अलाउड है, ब्लैक बॉल पेन, नथिंग एल्स. और किसी से भी लिखना अलाउड नहीं है, सिर्फ ब्लैक बॉल पेन से ही लिखना अलाउड है. करेक्ट. चलो ना, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सर आप एक क्वेश्चन बाद तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्यों चल रहे हो? बिकॉज आपके एग्जाम्स इतने नज़दीक है, हमारे पास कुछ और करने का टाइम थोड़ी ना है, हमें तो क्विकली सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो, so Messrs. GS Famous General Stores in NK Market, Delhi got a purchase order of 5 kg Mamra Badam at 3400 per kg. कोई इशू नहीं है. From Mr. PK to deliver at his residence in Rohini. Now, when the delivery boy of Messrs. GS Food General Famous General Store reached at Mr. PK's residence, he found the door locked. When the delivery boy called him on mobile telephone, he told him to hand over the goods to his neighbor Mr. Shah. कोई इशू नहीं है.
सर पीके ने बोला कि भाई मेरा घर बंद है, एक काम करो, मेरे नेबर के घर में मिस्टर शाह के घर पे डिलीवर कर दो। हम डिलीवर कर दें, कोई इशू की बात तो है ही नहीं उसमें। नाउ मिसेस शाह वाज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मामरा बादाम वर नॉट बिलोंगिंग टू देम and she mixed the mamra badam with California almond that they were already having. Now, Mr. Shah told her that the mamra badam were belonging to Mr. PK, and she again packed the 5 kg mamra badam and delivered it to Mr. PK. The fact came to the light of Mr. PK, and he returned the packet to Messrs. GS Famous General Store by saying that it is not up to the quality, and he refused to accept the packet. In the above circumstances, what is the remedy available to Mr. PK according to the provisions of Contract Act 1872? So बताओ सबसे पहले, क्या ये मामरा बादाम, will they be returned, will these almonds be returned to the Famous General Store in NK Market, Delhi? The answer is no. Why? बिकॉज इसमें उनकी कोई गलती ही नहीं है। यहाँ पर मेरे गुड्स थे, मैंने आपको रखने के लिए दिए। मिस्टर पीके के गुड्स थे, उन्होंने मिस्टर शाह को रखने के लिए दिए। तो बेलमेंट का क्वेश्चन है, मैंने आपको बेलमेंट पे गुड्स रखने को दिए थे। जब आपको क्या करना चाहिए, बाद में मुझे रिटर्न कर देने चाहिए थे। एंड बेलमेंट पे जो गुड्स मैंने आपको दिए थे, उन गुड्स पे आपने क्या किया, मिक्सिंग की, अनऑथोराइज मिक्सिंग की। तो मिक्सिंग ऑफ गुड्स अंडर बेलमेंट का क्वेश्चन है, करेक्ट। सो आपने अगर अनऑथराइज वे से मिक्सिंग की है तो इसके लिए आप लाइबल हो गए। सो देखो, मिक्सिंग हमें मालूम है सर, विदाउट परमिशन, विद परमिशन होता है, फिर सेपरेबल, नॉन सेपरेबल। सो तो ये विदाउट परमिशन वाली मिक्सिंग है, नॉन सेपरेबल मिक्सिंग है, राइट। सर जब नॉन सेपरेबल मिक्सिंग है तो ये पूरा मिक्सचर किसको रखना पड़ेगा, पूरा मिक्सचर अभी बेली को रखना पड़ेगा। यानी पूरा पूरा मिक्सचर हमारे क्वेश्चन में मिस्टर शाह को रखना पड़ेगा, एंड मिस्टर पी के विल बी गेटिंग कंपनसेशन फॉर इट। सर अगर सेपरेबल होता तो सेपरेट करा के दोनों पार्टीज अपने अपने पार्ट रख लेते, पर सेपरेशन का कॉस्ट बेली को बियर करना पड़ता, राइट। चलो तो फिर देखते लिखते हैं हम इस चीज को। सो as per the provisions of Contract Act 1872, when any goods are delivered to the bailee, then the bailee is not allowed to mix the goods so delivered to him under bailment with his own goods. And in case Bailey does it without authorization from bailer, then the goods, if not separable, the bailee would be required to keep entire mixture. However, the bailer would be compensated for his loss or deterioration by the said bailee. And in case it's separable, then the cost of
separation is to be borne by the bailee. Correct? And both bailor and bailee would be taking their own goods. Now, the facts. In the given case, Mr. PK asked the delivery boy to deliver 5 kg of Mamra Badam to that he ordered to Mr. Shah, and such badams were mixed by wife of Mr. Shah, Mrs. Shah, with their own badams California almonds, sorry, not American almonds. California almonds. And Mr. PK, when he came to know about the same, wants to return the packet to the to the shop. And what was the name of shop? Famous General Store. Now the main part, the analysis. The refusal by Messrs. Famous General Store is totally valid under the provisions of Indian Contract Act 1872, as the shopkeeper is not at any fault. This being a case of bailment between Mr. PK and Mr. Shah, the bailee, that is Mr. Shah, having mixed his own almonds with badams of bailor, that is Mr. PK, would be liable for the event. The remedy with Mr. PK, considering that
the badams, that is the resultant mixture of badams, is not separable, is that entire lot of badam is to be kept by Mr. Shah, and he will be liable to compensate Mr. PK for his damages, that is 5 kg into rupees 3400 per kg. Correct? Hence, Mr. PK would be having remedy against Mr. Shah and not famous जनरल स्टोर. करेक्ट. ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट आंसर, प्रोविजन, फैक्ट, एनालिसिस एंड द कंक्लूजन. चल, क्विकली लेट्स मूव अहेड एंड चेक आउट क्वेश्चन नंबर 4. 5 close friends decided to form a LLP firm named Adroit LLP for educating poor children as a non-profit organization. They were Mr. A, non-resident, Mr. B, non-resident, Mr. C, resident, Mr. D, resident, Mrs. and Miss E, resident. It was decided Mr. A and Mr. B will be appointed as designated partner. A is non-resident, B is also non-resident. Now, with reference to provision of LLP, answer each of the following. Whether adroit LLP can be formed for the above purpose? The answer is no. So why no? Because see, LLP is always formed for business purpose. LLP can't be formed for charitable purpose, right? So LLP cannot be formed. Now, whether Mr. A and Mr. B can be appointed designated person? The answer is no. देखो, पहले तो ये एलएलपी ही नहीं बन सकता, पर इफ आई अवॉइड दैट फैक्ट फॉर वंस, अगर एक बार मैं इस बात को अवॉइड कर दूं कि एलएलपी बन सकता है कि नहीं, सो इवन इफ एलएलपी बना भी लिए आप, तो ए और बी को आप डीपी नहीं बना पाओगे. वाई? बिकॉज सर एटलीस्ट वन डीपी शुड बी इंडियन रेसिडेंट. आउट ऑफ टू एटलीस्ट वन डीपी शुड बी इंडियन रेसिडेंट. यहाँ पे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों ही नॉन रेसिडेंट है. करेक्ट. चलिए, सो नाउ इस चीज को हम लिखते हैं. हमें बहुत स्मार्टली इस आंसर को प्रेजेंट करना है. क्वेश्चन नंबर 4 answer. Provision. As per the provisions of Limited Liability Partnerships Act 2008, an LLP can be formed for earning profit by carrying out any business activity. It can't be formed for any charitable or non-economic purpose. Also, every LLP shall have at least
two designated partners who shall be individual and at least one out of whom shall be Indian resident। देखो यहाँ पे अब रेसिडेंट कैसे बनोगे वो प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, वो लिखने की जरूरत नहीं। वाई? बिकॉज क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस से रेसिडेंट पार्टनर कौन बनेगा इससे कैलकुलेशन पे ही नहीं। क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया कि ये रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट कैसे बनते हैं? लास्ट ईयर 120 डे टू लास्ट ईयर अगर 120 डेज आप इंडिया में थे तो एलएलपी एक्ट के लिए इस साल आप रेसिडेंट माने जाते हो, पर वो प्रोविजन हमें यहाँ पे लिखने का नीड है ही नहीं। करेक्ट। चलो अब देखो ये वीडियो देखने में अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होना कि सर ये प्रोविजन ऐसा क्यों ले रहे हैं, आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, सो आपको स्क्रीन पे ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस चीज के बारे में। नाउ फैक्ट्स। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस सी, मिस डी एंड मिस ई wants to incorporate LLP। नाम दिया है क्या इन्होंने क्वेश्चन में? देख लेते हैं। यस दिया है ना, नेम्ड एड्रॉइड LLP फॉर educating poor children and wants to make Mr. A and Mr. B both non-residents as its designated partners। बस इतना सा फैक्ट्स है इसमें, और कुछ फैक्ट्स तो है ही नहीं। नाउ लेट अस गो फॉर एनालिसिस। देखो अब दो क्वेश्चन है, एनालिसिस में मैं पॉइंट 1 और 2 में बाइफरकेट कर लूंगा, राइट। पॉइंट 1 अपना एनालिसिस कंक्लूजन, पॉइंट 2 अपना एनालिसिस कंक्लूजन। ध्यान रखना जब भी आप आंसर कर रहे हैं जितना पॉसिबल हो उतना कॉमन लिखो, जहां पे कॉमन लिखना पॉसिबल नहीं है वहां से बाइफरकेट करो, दिस विल सेव यू टाइम, राइट। जहां तक कॉमन पॉसिबल है वहां तक हमें कॉमन ही लिखना है। नाउ एज पर above mentioned provisions, we can conclude that Mr. A, Mr. B, Miss C, Miss D and Miss E can't incorporate a LLP under name of Adroit LLP as the purpose of providing free education to poor children is not allowed under LLP Act, as a LLP can't be formed for charitable or non-economic purpose, and it can be formed only with प्रॉफिट मोटिव। तो यू माइट फील कि आप प्रोविजन वाली बात एनालिसिस में रिपीट करो, और बाय द वे वही हो रहा है। मतलब हम क्या करते हैं एनालिसिस में, प्रोविजन में लिखी हुई बातों को केस स्पेसिफिक करके लिखते हैं। प्रोविजन में हमने जनरल बातें लिखी है लॉ की,
एनालिसिस में हम उन्हीं जनरल बातों को इस केस में क्या होगा उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करके लिखते हैं. एंड फाइनली कंक्लूजन, दस adroit LLP can't be formed by 5 friends. Point number 2. Though LLP is not formed, the question of appointing designated partner does not arise only. However, if the LLP was formed, still Mr. A and Mr. B both can't be made designated partners, as both are non-residents and at least one resident is required to be designated partner. So any of, देखो, सी बी रेसिडेंट, डी बी रेसिडेंट, ई बी रेसिडेंट, सी, डी और ई is required to be designated partner alongside A और B और both A and B. मतलब A and B को बनाओगे चलेगा, पर उसके साथ C या D या E में से कोई एक चाहिए. A और E बना लो, B और E बना लो, वो भी चलेगा, राइट? या A, B and E बना लो, A, B and C बना लो, ये भी चलेगा. Thus only A and B can't be designated partner. देखो इस क्वेश्चन में ये पहला लाइन जरूर लिखना जो मैंने लिखा है, जिसको मैं भी वापस आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि दो LLP इज नॉट फॉर्म्ड, ये लाइन जरूर लिखना. व्हाई? बिकॉज सर हमको ये बात यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी कि ये बात हमें यहाँ पे मेंशन करनी बेटर है कि भाई LLP तो बना ही नहीं. सो ऑब्वियसली जब LLP बना ही नहीं तो कहाँ से आप DP अपॉइंट करोगे. बट फिर भी तुम्हें अगर DP का प्रोविजन जानना चाहो तो ये है, तो इंस्टीट्यूट हमारे दोनों नॉलेज को चेक कर सके, इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. इसी के साथ हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है. ना क्वेश्चन नंबर 5, अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है, देखते हैं. Messrs M&M Associates was registered in 1985 by its three partners named Mr. X, Mr. Y, and Mr. Z as the partnership at will. On 5th January 2022, Mr. X, being a very senior partner at the age of 75, decided to retire and transfer his shares in the firm to his grandson, Mr. S, who was 17 years old at that time of transfer. Mr. Y and Z were not interested, but when they came to know that Mr. S is a minor, they agreed to admit Mr. S as partner. On 5th October 2023, at the time of inspection of books and accounts, Mr. S noticed that the books were displaying only a small amount of profit despite a huge turnover. When he asked other partner about fact, then Mr. Y told him that one of the major client, Mr. T, refused to pay a huge amount of fees. Now Mr. X decided to sue Mr. T for recovery of the fees and send a notice for the same. Mr. T argued that Mr. S cannot sue him because he has not given notice of remaining a partner on attaining the majority. With reference to the provisions of Indian Partnership Act, decide whether Mr. X can retire and introduce Mr. S minor as a partner, whether Mr. S has the right to inspect the books of accounts, and whether Mr. S has authority to sue Mr. T on non-payment of fees. काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड काफी सारे प्रोविजंस यहाँ पे आपके टेस्ट कर लेगा. आइए एक एक करके देखते हैं. एक मिनट. चलो सो अब देखते हैं इसका आंसर. देखो
वेदर मिस्टर एक्स कैन रिटायर इंट्रोड्यूस मिस्टर एक्स माइनस एस पार्टनर, द आंसर इज नो। देखो आप रिटायर तो हो सकते हो पर आप माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, उससे आप बेनिफिशियरी बना सकते हो सिर्फ। वेदर मिस्टर एक्स एस हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, द आंसर इज यस। बिकॉज जैसे ही माइनर बेनिफिशियरी के लिए एडमिट हुआ है तो मेजर होते ही 6 मंथ्स के अंदर उसे डिसाइड करना होता है उसे पार्टनर बनना है कि नहीं, उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। एंड इफ यू डू नॉट गिव योर पब्लिक नोटिस दैट मींस यू अग्री दैट यू वांट टू बी अ पार्टनर, एंड सिंस यहाँ पे पब्लिक नोटिस नहीं दिया हुआ, ये इट विल बी अज्यूम कि आपको पार्टनर बनना है, माइनर वांट्स टू बिकम अ पार्टनर एंड अकॉर्डिंगली ही कैन कैरी आउट ऑल द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। वेदर मिस्टर एस हैज द अथॉरिटी टू सू मिस्टर टी ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फीस, देखो ये तो डिपेंड करता है कि फर्म रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। करेक्ट, अब माइनर जो है वो पार्टनर तो बन चुका है पॉइंट नंबर 2 में ही, अब फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो वो केस फाइल कर सकता है। आइए तो इस चीज को लिखते हैं। अभी इसको मैं प्रेफर करूंगा तीनों पॉइंट को 1 by 1 ही लिखने का, बिकॉज तीनों पॉइंट अलग अलग कंटेंट की बात करते हैं। देखिए, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप्स एक्ट 1932, a partner may retire from a firm in any of following manner: with consent of all partners, by agreeing with the partners, and by giving a notice in case of partnership at will. Correct? Now, however, any minor can't be admitted as a partner in any firm. He may be appointed as only beneficiary in the firm. यहाँ पे क्या है, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स पार्टनर ऑफ M&M Associates wants to retire by giving a notice and wants to appoint Mr. S as a partner. Correct? Now, let us analyze it. So, as the M&M Associates is a partnership at will firm, it may, sorry. So, the partner Mr. X can retire by giving a notice to
all other partners. However, Mr. S, being a minor, can't be admitted as a partner, but he may be admitted as a beneficiary in the firm. Thus, retirement of X is valid and appointment of S as a partner is invalid. Correct? Now, point number two. Whether Mr. S has the right to inspect books of accounts. So, as per the provisions of Indian Partnerships Act 1932, any partner can inspect the books of accounts of the firm. Correct? Remember, any minor, if admitted to the benefits of the firm, he may, on attaining the age of majority, decide that he wants to be or not to be a partner in the same firm. Such decision is to be taken. देखो यहाँ पे सिंस मेरे प्रोविजंस अलग है, प्रोविजंस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं तीनों सब पार्ट्स को अलग अलग लिखूंगा। जहां पर कॉमन चीजें आएंगी वहां पर मैं जितना हो सके कॉमन लिखूंगा, उसके बाद पॉइंट्स को बाइफरकेट करूंगा। यहाँ पे सिंस कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों प्रोविजन में, मैं तीनों प्रोविजन को सेपरेटली, तीनों आंसर को सेपरेटली लिखूंगा। राइट? टेकन विद इन 6 months from the date of becoming a major by giving a public notice, and in case no public notice is given on expiry of 6 months, then such minor would be assumed to have agreed to become a member, that is partner in the firm. अब यहाँ पे क्या हुआ? Here S was admitted as बेनिफिशियरी ऑन, देखो कब एडमिट हुआ बेनिफिशियरी की तरह,
5th January, and he wants to inspect the books of accounts on 5th of October 2023. So now we can conclude that the inspection by Mr. S is valid, as he was 17 years old on 5th January 22 and became 18 years on 4th January, और हम यहाँ पे काम करते सिंपल रखते 5th January 22. And however, within 6 months of 5th January 23, he did not give any public notice of his desire to not be a partner in the firm M&M Associates, making him automatically the partner on expiry of said period of 6 months, and all partners are having right to inspect the books of accounts of a firm. Correct? Hence, inspection by Mr. X is in line of Indian Partnerships Act 1932. ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर. अब थर्ड पार्ट, whether Mr. X has the authority to sue Mr. T on non-payment of fees. देखो, as per the provisions of Indian Partnerships Act 1932, if any partner wants to sue any third person, it is allowed to be done only if the firm is registered with the registrar. In case of an unregistered firm, the partners do not have the right to sue any third person. Correct?
चलो, now here Mr. S wants to sue a third party, Mr. T, on non-payment of fee Mr. S is a partner in the firm M&M Associates. Correct? Now, we can comment that if as M&M was a registered firm since 1985, all the partners, including Mr. S, are having the authority and right to sue any third party, that is Mr. T, on behalf of the firm. Thus, the suit by Mr. S is valid. करेक्ट? सो ये हो गए हमारे तीनों पॉइंट्स के आंसर। पॉइंट नंबर 3 को तुम चाहो तो थोड़ा और डिटेल में लेके चले जाना अपने एनालिसिस पार्ट को। मैंने थोड़ा सा क्रिस्पली लिख दिया यहाँ पे बिकॉज मेरा आंसर काफ़ी लंबा हो जा रहा था। एंड इफ़ यू वांट आप इसको थोड़ा सा और क्रिस्पली लिख सकते हो, थोड़ा सा और सॉरी डिटेल में लिख सकते हो, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, Mr. Ram was engaged in trading of handloom items with his wife. One of their friends suggested that they should form a private limited company by corporatizing their business. They could gain better recognition and even explore export opportunity. बहुत अच्छी बात है, आप ओपीसी में करें तो आपको बोला गया कि आप एक काम करो, आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लो, राइट? नाउ दे एस्टेब्लिश्ड मिस्टर मेशर्स RM Private Limited with both as the sole members. They got their work orders on job basis from local authorities, sold their product in Indian market, exported them as well. कोई issue नहीं है. The company also secured a line of credit for the bank amounting to rupees 30 lakh. कोई issue नहीं है. Tragically, Mr. RM went with an accident and passed away. Now, Mrs. RM once was the only member in the private limited company. A family friend suggested including her brother as a member, but she declined. Instead, she decided to convert the private company into an OPC and nominate her brother, Mr. AK, who is currently employed in London, UK, examine with reference to Companies Act 13 whether RM's decision to convert the private limited into OPC is legally valid. Perfectly valid, कोई issue नहीं है इसमें, correct? Now, whether RM's decision to nominate her brother Mr. AK as nominee is legally valid, perfectly valid. अरे यही तो अमेंडमेंट है, याद करो मैंने क्लास में कई बार बताया है कि सर पहले क्या था, अगर आपको एक ओपीसी का नॉमिनी या मेंबर बनना है देन यू हैव टू बी इंडियन सिटीजन, यू हैव टू बी नेचुरल पर्सन, यू हैव टू बी इंडियन रेसिडेंट। पर अभी रेसिडेंट वाला पॉइंट रिमूव हो गया है, अब दो ही रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू बी नेचुरल पर्सन, यू हैव टू बी इंडियन सिटीजन। सो यस, दोनों ऑप्शन वैलिड है, करेक्ट। आइए क्विकली हम इस चीज को लिख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर देखो। सो पहले फर्स्ट पॉइंट, एज पर द, देखो आइडियली ये केस स्टडी है पर इसको इतना डिटेल्ड केस स्टडी नहीं है, ये मोर ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडी के फॉर्म में पूछा गया, तो इसको हम थोड़ा सा डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हैं। सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ
Companies Act 2013, every company, और अगर हम प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछा गया है ना, सो एवरी प्राइवेट कंपनी is allowed to convert itself into OPC by fulfilling all the requirements of section 2 clause 62, that means OPC का definition का section of Companies Act 2013. That is, it should have a sole member and a nominee. Should be mentioned in its MOA with whom a proper consent has been obtained. Correct? Now, the member and the nominee needs to be Indian citizen, natural person, and resident or not. अरे यही तो अमेंडमेंट है जिसको मैंने पिंक में मार्क किया है. पहले रेसिडेंट होना मैंडेटरी था, अब रेसिडेंट हो या नहीं हो दोनों चलता है, रेसिडेंट नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रोवाइडेड a person at a given point of time can be nominee and member in only one OPC each at the same time. करेक्ट. ये हो गया मेरा प्रोविजन. इस तरह के क्वेश्चन में फैक्ट को बहुत ही समराइज में सिर्फ एक दो लाइन में लिख सकता हूं कि देखो, ऑन डेथ ऑफ मिस्टर आर एम, मिसेज आर एम, द सेकेंड मेंबर of RM Private Limited wants to convert the company into OPC and make her brother का नाम क्या था, AK, as the nominee. करेक्ट. जस्ट मिनट. चलो, आई थिंक कैमरा में कुछ इशू हुआ था, कैमरा आ गया आपके पास वापस. एज द नॉमिनी. तो हेंस, सॉरी, हियर Mrs. RM is allowed to convert RM Private Limited into an one person company by amending the memorandum of association and writing the name of Mr. AK as nominee. Correct. With prior
consent from him. Thus, RM Private Limited can be converted into OPC. करेक्ट. अब सेकंड पार्ट का आंसर देखो, यहाँ पे आईसीआई का पुराना आंसर जो आईसीआई ने दिया था इसके क्वेश्चन के लिए वो मैंने लिखा है, बट ये ऑब्वियसली गलत है, राइट, बिकॉज हमें मालूम है अमेंडमेंट आ चुका है. वेदर आरएम क्रिश्चियन टू नॉमिनेट हर ब्रदर एज एके एज नॉमिनी इज नॉट लीगली वैलिड. द आंसर इज नो, इट्स वैलिड. व्हाई सर? बिकॉज वो इंडियन सिटीजन है. अगर उसने इंडिया का रेसिडेंट नहीं है तो भी चलेगा. करेक्ट. सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे इन्होंने ये तो सही लिखा है, दिस आर एम मस्ट नॉमिनेट अनदर इंडियन रेसिडेंट. देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, मिस्टर एके में नॉट बी वैलिड इफ ही डज नॉट मीट द रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट. तो हमें तो रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है. रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो भी चलेगा. करेक्ट. So, हम लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 2. एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, any person can be a nominee of an OPC if he is a natural person, Indian citizen, whether resident or not. राइट, रेसिडेंट नहीं हुआ तो भी चलेगा, रेसिडेंट हुआ तो भी चलेगा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए. हियर मिस्टर एके is proposed to be nominee of RM Private Limited OPC, and he is currently employed and staying in London. Currently employed in London में रह रहा है. Correct. So now we can conclude that the appointment of Mr. AK is perfectly valid as he is an Indian citizen and a natural person. However, if he got citizenship of UK and is not holding citizenship of India, then the appointment would be invalid. Correct. Hence, Mr. AK's appointment is valid if he is having Indian citizenship. करेक्ट. चलो, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी के साथ यहीं पे कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 7, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. Jagannath Oil Limited is a public company having 220 members, of which 25 members were employed in a company during the period 1st April 2006 to 28th June 2016. Okay, कोई इशू नहीं है. They were allotted shares in Jagannath Oils Limited first time on 1st July 2007
which was sold by them on 1st August 2016. After some time, on 1st December 2016, each of these 25 members acquired shares in Jagannath Oil Limited, which they are holding till date. So मतलब मेरे को समझ में आया सर, 1st April 2006 से लेके 28 अप्रैल 2016 तक आप एम्प्लॉय थे। उसके बीच में 1 जुलाई 2007 को आपने शेयर परचेज किया एंड 1 अगस्त 2016, एक मिनट कहाँ गया, 1 जुलाई 2007 को आपने शेयर्स परचेज किया, जिसको आपने 1 अगस्त 2016 को सेल कर दिया, कोई इशू नहीं है। एंड ऑन 1 दिसंबर 2016 आपने और शेयर्स परचेज किए, करेक्ट। इन शेयर्स को आपने अभी तक अपने पास रखा है। नाउ दैट वेदर जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ऑर्डर टू बी अ प्राइवेट कंपनी, देख लेते हैं। सो देखो, सो एंड व्हाट विल आंसर इफ अबाउट 25 मेंबर्स वर द एम्प्लॉय इन जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड फॉर अ पीरियड from 1st April 2006 to 28th June 2017, 28 जून 2017 तक अगर हम होते मेंबर तो क्या होता। देखो सिंपल है सर, इसको मैं लिखता हूँ, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एज पर सेक्शन 268 सर 3 कंडीशन रिक्वायर्ड है प्राइवेट कंपनी के लिए। पहला सर, प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट करता है राइट टू ट्रांसफर द शेयर। सेकंड, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 हो सकते हैं, और 2 और मोर पर्सन अगर जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं तो उन्हें हम सिंगल काउंट करेंगे, करेक्ट। एंड पब्लिक एट लार्ज से शेयर्स इनवाइट, एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज इनवाइट करना मना है। सर ध्यान रखना, बस 200 लोगों में 2 लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐसे लोग जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे, कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, एंड या फिर ऐसे लोग जो पहले कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे, उस टाइम पे शेयर्स खरीदे थे एंड अब एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुके हैं पर शेयर्स कंटिन्यू हो रहे हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने क्लास में बताया, शेयर्स खरीदते समय अगर आप एम्प्लॉय थे तो चेक करना है, उन शेयर्स के लिए आप कोई भी 200 में इंक्लूड नहीं होंगे, right? So, following the provision of Section 268, 25 members were employees of the company, but not during the present membership, which was stated from 1st December 2016। कि देखो आपकी एम्प्लॉयमेंट तो यहीं पे खत्म हो गई, 28 जून 2016 पर आपने 1 दिसंबर 2016 को शेयर्स खरीदे हैं, तो इन शेयर्स के लिए यस आप मेंबर माने जाओगे। पर एडिशनली अगर आपने आपकी 1 अप्रैल 2006 से लेकर 28 जून 2017 तक अगर आपकी मेंबरशिप रहती तो फिर आप 200 में इंक्लूड नहीं होते। तो अब जब 200 में इंक्लूड नहीं होते तो देखो 225, सॉरी 220 टोटल मेंबर है, 200 में आप इंक्लूड नहीं होते हो, यानी ये हो जाता है 195। तो ये विद इन द लिमिट ऑफ 200 है ना, प्राइवेट कंपनी कंटिन्यू रहोगे, आपको मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। पर केस नंबर ए में यस मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे। देखो जो भी इस वीडियो को अभी देख रहा है, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को सेल्फ लिखो, अभी लिखो तुरंत, वीडियो आगे देखने से पहले इसको पॉज करके यहीं पे आपको लिखना है। अभी लिखो एंड, अभी लिखो एंड मुझे व्हाट्सएप करो। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, अभी मुझे लिख के इसका आंसर व्हाट्सएप करो, राइट। जो जो इसका आंसर लिख के मुझे व्हाट्सएप करेगा, मैं उससे प्रॉपर्ली आंसर बताऊंगा कि उसने क्या एरर की है, क्या क्या करेक्शन है और कैसे प्रोसीड करना है, राइट। अभी आपको ये लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है। चलो नाउ लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 8, Sonal went to a jewelry shop and asked the sales girl to show her diamond bangles with ruby stones. The jeweler told her that we have a lot of designs of diamond bangles but with red stones. If she chooses for herself any special design of diamond bangle with red stones, they will replace red stones with the ruby stones. कोई इशू नहीं कि हमारे पास जो डिजाइन है उसमें रेड स्टोन से, आप डिजाइन सेलेक्ट कर लो, रेड स्टोन की जगह हम रूबी स्टोन लगा देंगे। बट फॉर द रूबी स्टोन्स ऑब्वियसली दे विल बी चार्जिंग सम एक्स्ट्रा कॉस्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसा होता ही है। Now Sonal selected a beautiful set of designer bangle and paid for them. She also paid extra cost for ruby stone. The jeweler requested her to come back a week later for delivery of those bangles. When she came after a week to take the delivery of bangles, she noticed that due to ruby stones, the design of the bangles have been completely disturbed. Ruby stone लगाने की वजह से बैंगल का डिजाइन खराब हो गया है। Now she wants to terminate the contract and thus asked the manager to give her money back, but he refused the same. Analyze the following questions as per the sale of goods act. State with reason whether Sonal can recover the amount from the jeweler. The answer is yes, obviously you can recover the amount from the jeweler. Why? Because आपने बताया था goods कैसा चाहिए, आपने goods के ऊपर कुछ conditions लगाए थे, वो conditions fulfill नहीं हो रही है, correct।
Second, what would be your answer if jeweler says that he can change the design as to the original form but he will charging extra cost? सो आप चेंज तो कर दो डिजाइन, तो फिर सोनल को वो बैंगल लेने पड़ेंगे चेंज डिजाइन वाले, फिर आप रिफंड नहीं मांग सकते। बट ध्यान रखना उस सिचुएशन में आपको कॉस्ट नहीं मिलेगा, ज्वेलर विल हैव टू बेयर द लॉस, और सोनल एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करेगी। करेक्ट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर, आई गेस कौन सा था ये हमारा, 8 का फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है इसमें। सो एज पर प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, when any agreement to sale is entered, then the ownership is transferred only on fulfillment of conditions as provided in the agreement, and whoever is owner generally suffers for the losses। करेक्ट। ये हमारा मेजर प्रोविजन हो गया पार्ट ए का। So, हमें बताना, कैन सोनल, whether सोनल कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ज्वेलर, and sale would be completed only on fulfillment of the conditions। Here, Sonal ordered bangles with specific designs and ruby stones. The actual delivered bangles were having ruby stones, but design was disturbed. Now, as per the above mentioned provisions, we can comment that Sonal can ask back her money as the sale was not considered to be completed, as the actual delivered bangles did not fulfill the condition in which they were ordered।
hence Sonal can recover her money from jeweler. Point B. What would be your answer if jeweler says that he can change the design as to the original form? Point number B. If point number B, you have to डायरेक्ट यहाँ पे कोई केस स्टडी के फॉर्मेट की जरूरत नहीं है. If the jeweler can correct the design and make the bangles as per the ordered design, then we can conclude that Sonal will have to take the delivery of the corrected bangles and she can't recover the price paid for her bangles. However, the cost of repairing can't be asked from Sonal as it was at fault of the seller. करेक्ट. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल्ड आंसर. राइट नाउ Mr. A.T. completed his M.Tech qualification in April 2022. He got married with Miss Priya in November 2022. He got an appointment as technical consultant in very renowned company in USA on 2nd February 2023. देखो बॉस बंदे के लाइफ में सब कुछ बड़ा सही चल रहा है. He promised his wife that he will send rupees 30,000 per month for her daily routine expenses. Mr. A.T. went to US on 25th October 2023. He never sent any money to his wife. Mrs. Priya was not in the position to meet her daily expenses, and she was facing several financial issues regarding rent and other maintenance expenses. On 28th March 2024, during her telephonic discussion with Mr. A.T., she came to know that he would never send her money. Due to her financial hardship, she decided to file a suit against him for 750,000. Whether Mrs. Priya would be able to recover the above amount according to the provision of Indian contract, the answer is no. Because यहाँ पे कोई लीगल रिलेशन नहीं बन रहा है. यहाँ पे बन रहा है सोशल और डोमेस्टिक रिलेशन. हमने एक केस लॉ भी देखा था इस पे, बेल्फो वर्सेस बेल्फो. करेक्ट. तो आइए लिखते हैं कि इसको, और इसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि जब भी केस लॉ का रेफरेंस हो तो वो केस लॉ को हम कैसे लिखते हैं. देख, एज पर द provisions of Indian Contract Act 1872, all agreements should have legal relations in order to be valid. If the intention of an agreement is not to create any legal relation but only to create social or domestic relation,
then such agreement would not qualify to be a valid contract, and the parties to such contract would not get any rights under the contract. Correct? नेक्स्ट, अब यहां पे हमें केस लॉ का रेफरेंस देना है. एज डिसाइडेड बाय ऑनरेबल कोर्ट इन केस ऑफ Balfour versus Balfour, that husband breaching the promise to pay money to wife would not award any legal right to the wife, as the intention was not to create any legal relation but only to create a domestic or social relation. करेक्ट? ये हो गया हमारा प्रोविजन का पार्ट. अब फैक्ट्स लिख लेते हैं. हियर मिस्टर A.T. promised his wife, मिसेस, वाइफ का नाम क्या है? प्रिया, टू पे अ monthly maintenance money, but didn't actually pay it. Now Mrs. Priya wants to file suit against Mr. A.T. for recovery of rupees, अमाउंट क्या था? 7,50,000. अब लिखते हैं हमारी एनालिसिस. नाउ वी कैन conclude that Priya would not be able to file any suit or recover any money from Mr. A.T. as the relation of agreement between them is not a legal relation but only a domestic or social relation, and the law does not gives
any validity or does not empowers the parties with any right under such agreements. Also, the courts have disregarded rights in similar cases, or rather we should write similar case because हमें केस लॉ का नाम याद है. In similar case of Balfour versus Balfour as given in the current case. Hence, Priya can't sue his husband 80 for recovery of rupees 7.5 lakh. Correct. और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the last question for this part. Messrs. LMP and Associates, a partnership firm engaged in the carpet manufacturing and exporting, was initially managed by senior partner LM&P. On 25th August 2020, the firm admitted Mr. G as an expert in carpet manufacturing as the partner. कोई issue नहीं है. On 10 January, Mr. G, accused of unauthorized activities and subsequently expelled from the partnership with the unanimous approval of the remaining partners. With reference to the provisions of Indian Partnership Act, answer the following. Examine whether the action taken by partner was justified or not. देखो, rights of partner का question है. एवरी पार्टनर इज हैविंग राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, बट अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है या फिर पार्टनर के एडमिशन के एग्रीमेंट में मेंशन्ड है तो किसी भी पार्टनर को निकाला जा सकता है, बट उसके कुछ कंडीशंस रिक्वायरमेंट है. उस पार्टनर को तभी निकाला जाएगा, उस पार्टनर को तभी निकाला जाएगा अगर वो पार्टनर को निकालना इज इन द फेवर ऑफ द फर्म एंड उस पार्टनर को निकालने के लिए मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने वोट किया हो. Right, it should not be out of any personal grudges. So with the consent of all the partners in according with the express agreement and by giving a notice and opportunity of being heard, आप उस पार्टनर को निकाल सकते हो. करेक्ट. नाउ just a minute. And what are the factors which should be kept in mind prior to the expelling a sorry यहाँ पे ना आंसर में कुछ एरर है, आप ये मत देखना. What are the factors which should be kept in mind prior to the expelling a partner from the firm by other partners? अदर पार्टनर्स को ये देखना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया कि सर आपको पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एडमिशन एग्रीमेंट में अलाउड होना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म होना चाहिए, पर्सनल ग्रजेस से नहीं होना चाहिए. राइट. सो अ पार्टनर में नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम एनी फर्म और by a majority of partner except in exercise in good faith of power conferred by the contract between the partners. कि सर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में होना चाहिए एंड सर द गुड फेथ होना चाहिए. गुड फेथ के लिए तीन चीज देखना है कि एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स must not to be expelled without a notice and he is given an opportunity of being heard. तीन बातें चेक करना. If the partner is otherwise expelled, इन तीन कारण के अलावा अगर पार्टनर को निकाला गया तो expulsion is null and void and action by the partner of Mr. LNP associate a partnership firm to expel Mr. G from the partnership was justified as he was expelled by unanimous approval of the partners exercised in the good faith to protect the interest of the partnership. बिल्कुल सही था. expulsion against the authorized activities. Now Mr. G, बस एक बात ध्यान रखना, प्रोवाइडेड अ प्रॉपर नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाज गिवन टू मिस्टर जी. राइट. अगर आपने प्रॉपर नोटिस दिया तो फिर आपका निकालना वैलिड था. बस ध्यान रखना क्या फैक्टर्स ध्यान रखने हैं कि सर पावर ऑफ एक्सपल्शन होना चाहिए इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनरशिप डीड में या फिर आपने जी को जो एडमिशन दिया उसमें जो अग्रीमेंट बनाया होगा उसमें पावर ऑफ एक्सपल्शन होना चाहिए. द पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर एंड इट शुड बी इन द गुड फेथ. ये फैक्टर्स का ध्यान रखना है. राइट. चलो, आपको मैंने एक पहले क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना, ये एक आपका क्वेश्चन होमवर्क है. ये दो चीजें आपको क्या करना है, अभी तुरंत लिखना है एंड मुझे भेजना है. करेक्ट. चलिए, कोई कंफ्यूजन?
चलो फिर इस पार्ट के लिए इतना ही, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में कल मिलेंगे। चलो फिर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।